हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज मैं आपको चैप्टर 31 स्टार्ट करा रही हूँ, 31वां, मानव में युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। अब देखो, सबसे पहले अपने को थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखनी है या परिभाषा देखनी है। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमिट का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, युग्मक का बनना जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और ये जो बनता है, ये किस में, जैसे आपने पढ़ चुके हो अभी पिछले वाले चैप्टर में, तो शुक्राणु है वो बनता है वृषण के अंदर, और जो एग बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है आपके अंडाशय में। तो इस तरीके से दोनों जगह बनते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो क्रिया है, ये क्रिया एक विशेष हार्मोन द्वारा जो है कहना चाहिए कंट्रोल होती है, जिसे हम बोलते हैं एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। अब ये देखो, ये जो क्रिया है ये दो तरीके की है। एक तो है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स का बनना, शुक्राणु का बनना, और जबकि वो है वो क्या कहलाती है, oogenesis, यानी कि अंडे का बनना। तो इस तरीके से ये क्रिया यहाँ पर होती है। अब देखो, मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर क्या है कि हमें इन दोनों क्रियाओं में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे शुक्राणु बन रहा है उसमें कुछ अलग क्रिया होती है, और अंडा बनता है उसमें कुछ अलग क्रिया होती है। लेकिन अगर हम बेसिक देखें तो दोनों में ही कौन सा डिवीज़न होता है, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। 11th में आपने पढ़ा था कि जनन कोशिकाओं में जो विभाजन होता है जिससे कोशिकाएं दो से 4 में बनती हैं। लेकिन बस यहाँ अंतर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की संख्या है वो कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो जबकि समसूत्री विभाजन किन में होता है, अलैंगिक या कायिक कोशिकाओं में होता है। और यहाँ पर जो गुणसूत्र की संख्या है वो कैसी रहती है, समान रहती है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, क्योंकि अपन कोई भी जो क्रिया है उस क्रिया में निषेचन क्रिया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनन द्वारा दोनों जो गैमिट्स हैं वो गैमिट्स बनते हैं और उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, वो डायग्राम में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि जो शुक्र जनन है या स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। जबकि अगर अपन अंडे की बात करें, oogenesis की बात करें, तो वहाँ पर एक से आपको केवल एक ही अंडा बनेगा। उसके बाद में अपन स्टार्ट कर रहे हैं शुक्र जनन। अब शुक्र जनन क्या है, सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें शुक्राणु का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को अपन क्या बोलेंगे, शुक्राणु या स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो क्रिया है, ये क्रिया कहाँ हो रही है, सबसे पहले तो आपको देखना है। तो हमें पता है टेस्टिस या वृषण में होती है, और उसमें भी कहाँ होती है, वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, यानी कि जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उनमें होती है। और इन नलिकाओं में जो है पहली बात तो इसके चारों तरफ जो है ट्यूनिका प्रोपेरिया होती है, और उसके अंदर 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। जो कायिक कोशिका या वेजिटेटिव कोशिका होती है वो तो कौन सी होती है, सर्टोली। और जो जनन कोशिका होती है जिससे कि स्पर्म, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनसे इनका निर्माण होता है। अब जो सर्टोली कोशिका है उसका तो मुख्य कार्य क्या है कि जो शुक्राणु बन रहा है उस शुक्राणु को न्यूट्रिशन देना, पोषण देना। जब आपने अभी वो चित्र देखा, बनाया भी होगा और देखा भी होगा, तो उसमें जो शुक्राणु है वो सर्टोली कोशिका के अंदर धंसा हुआ है, तो वो क्या ले रहा है, पोषण ले रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जो प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है, मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन इतनी नलिकाओं में एक विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल या लैडिंग सेल्स कहते हैं, उनसे ये होती है। और उसके बाद में इनसे हार्मोन निकलता है, और ये जो हार्मोन है ये इस क्रिया को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे देखो,
थोड़ी सी चीज़ें आपको और क्लियर करनी है कि यहाँ पे जो भी शुक्राणु बनते हैं, अब वो शुक्राणु अलग अलग तरीके के, जैसे मनुष्य है तो उसमें आपको अलग तरीके से दिखाई देगा, और कुछ है तो उसमें अलग दिखाई देगा। और अगर हम केवल मनुष्य की बात करें तो इस पूरे प्रोसेस में कब जो है लगभग 74 या 74 जो दिन है वो दिन यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे टेस्टिस है तो टेस्टिस खुद यानी वृषण खुद जो है बाह्यस्रावी या अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको मैंने कार्पस ल्यूटियम बताया था, तो वो कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, अंतःस्रावी का काम करती है। तो जो हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे हार्मोन निकलेगा, वो अलग अलग काम करेगा। ये चीज़ थोड़ी सी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें देखनी है कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे जितना प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप डायग्राम में भी देख रहे हो, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण और शुक्र कायांतरण। सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं कि शुक्राणु पूर्वी क्या है, स्पर्मेटिड जिसे बोलते हैं, और स्पर्मेटिड जो है जनन योग्य नहीं होता है, इसलिए जो है अपने को इसको क्या करना है कि दो भागों में बांटना है। पहले जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि पहले कोशिका बनी, और जब आप स्पर्मेटिड तक देख रहे हो तो केवल आकार में परिवर्तन हो रहा है, बाकी कोई ज़्यादा आपको परिवर्तन नहीं मिलेगा। और एक और परिवर्तन है कि जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो आधे हो जाएंगे। बाकी जो नीचे आपको दिख रहा है शुक्र कायांतरण, या जिसको आप क्या बोलोगे, स्पर मियोजेनेसिस, इसमें जो है ये गोल कोशिका किस में बदल रही है, शुक्राणु में। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन सबसे पहले इसमें स्टार्ट कर रहे हैं शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, या जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी कि अब यहाँ पे पहले सेल्स बनेंगे। और ये जो क्रिया है, इस क्रिया में भी जो है 3 फेजेज आएंगी। सबसे पहली बात तो कि ये जो क्रिया है वो प्रारंभ होती है जब सेक्सुअल मैच्योरेशन हो जाता है या लैंगिक परिपक्वता आई जाती है, और जनन कोशिकाएं जो अपन ने स्टार्टिंग में बोली थी, आद्य जनन कोशिका, ये ध्यान रखना, जिसे हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, उनसे ये निर्माण होता है। और इस निर्माण में भी 3 फेजेज आती हैं। सबसे पहली वाली जो फेज़ है उसे हम बोलते हैं गुणन प्रवस्था। अब आप यहाँ देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पर माइटोसिस, ये थोड़ा डिवीज़न का ध्यान रखना है। सबसे पहले माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बहुत सारी 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कोशिकाएं बनती हैं, और ये सारी की सारी डिप्लॉइड होती हैं, 2n होती हैं, ये ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में कोशिका है वो है शुक्र जनक कोशिका या शुक्राणु मात्र कोशिका, या फिर आप इसको स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हो। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि 2-3 जगह आपका नाम आएगा, लेकिन बस यही है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस होता रहेगा। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट है, फिर स्पर्मेटोगोनिया सेकंड है। तो ये विभाजन जो है लगातार यहाँ पर होता रहता है। उसके बाद में अपने पास में सेकंड है ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रवस्था। अब यहाँ पर जो वृद्धि प्रवस्था है, इसमें स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में वृद्धि करती है और लगभग दुगनी, यानी कि जो हमारा स्पर्मेटोसाइट प्राथमिक है या प्रारंभिक है, वहाँ आते आते इसकी जो आकार है वो आकार लगभग दुगना हो जाएगा। तो बस स्पर्मेटोगोनिया और प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका में यही अंतर है कि साइज जो है वो लगभग दुगना क्या बल्कि उससे ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन दोनों ही द्विगुणित कोशिकाएं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जो फेज़ है, ये फेज़ बहुत लंबी है, और यहाँ पे केवल चीज़ों को स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि अब आगे जाके और ज़्यादा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होगा, इसलिए ये अवस्था जो है सबसे ज़्यादा लंबी यहाँ पर होती है। फिर तीसरी अपने पास में है परिपक्वन प्रवस्था
या मैच्योरेशन फेज, और इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसके अंदर स्पर्मेटोसाइट जो फर्स्ट है या प्रारंभिक है वो विभाजन करती है, और यहाँ पे मेन डिफरेंस है कि जो गुणसूत्रों की या क्रोमोसोम की संख्या है वो कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, और ये बनाती है स्पर्मेटोसाइट सेकंड, या आप उसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह सकते हो। तो इससे ये मानकर चलो कि स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोसाइट से अब अपने पास में 4 बनेंगे, पहले 2 जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, और फिर समसूत्री विभाजन की तरह ये 2 और करेंगे। तो एक कोशिका से आपको 4 स्पर्मेटिड, ये ध्यान रखना है। अब ये जो लास्ट में अपने बनेंगे द्वितीयक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, या आप इसको स्पर्मेटिड्स भी कह सकते हो, और ये निर्माण कब होगा, ये निर्माण होगा परिपक्वन फेज में। और ये थोड़ा सा क्योंकि स्पर्मेटिड है और शुक्राणु है, इन दोनों में कभी कभी डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। तो आपको अभी जो अपन नेक्स्ट फेज पढ़ेंगे जिसमें कि किस तरीके से स्पर्मेटिड शुक्राणु में चेंज होगा, तो ये डिफरेंसेस आपके वहाँ पर आएंगे। यहाँ तक तो केवल आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन प्रवस्था लेनी है, जिसमें सिंपल माइटोसिस होगा जिसमें लगभग 16 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद में मियोसिस फर्स्ट है जिसमें 24 दिन लगेंगे, और उसके बाद में कुछ ही टाइम में जो है मियोसिस सेकंड आ जाएगी। तो इस पूरे टाइम में जो है इस तरीके से समय अपना लगेगा, और उसके बाद में जो है अपन सेकंड फेज में जाएंगे जिसको कि आप क्या कहोगे, शुक्र कायांतरण कह सकते हो, या आप इसको शुक्राणु पूर्विका शुक्राणु में निर्माण। अब ये जो डिफरेंसेस हैं ये डिफरेंसेस आपके आगे आएंगे। अब देखो अपने पास में जो शुक्र जनन है, ये हर समय थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जैसे अपन मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन करा था तो उसी तरीके से इसको आगे आपको करके चलना है। अब यहाँ पे देखो, बंद कर दे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट अपन सेकंड पढ़ रहे हैं, शुक्र जनन या शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। और ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि कैसे स्पर्मेटिड एक गोल संरचना किसमें बदल गई, स्पर्म के अंदर बदल गई। तो ये जो संरचना है, ये संरचना कैसे बनती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, शुक्र जनन या शुक्राणु का निर्माण। अब इसमें देखो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में केवल आप लिखोगे चेंज स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, ठीक है। और यहाँ पे सभी तरीके के चेंजेज होंगे आपको शरीर में भी, यानी आकृति वगैरह उसमें भी चेंज होगा। इसके अंदर जो इसकी कार्यकी या फिजियोलॉजी है उसमें भी चेंज होगा। तो ये सारे जो चेंजेस हैं आप अपन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये कोशिका की तरह आपको स्पर्मेटिड दिखाई दे रहा है। इसमें जो चीज़ें शुक्राणु बनाने में काम में आएंगी वो तो यहाँ रह जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें निकाल देगी। सबसे पहली बात तो यही है कि इवन जो पानी है, जल की भी अगर अधिकता है तो उसको भी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मेन कारण उसका यही है कि यहाँ पर इसको शुक्राणु पूर्वी का अगर हम वेट देखें तो वो ज़्यादा भारी होता है, जबकि शुक्राणु कैसा होता है, हल्का होता है। क्यों? क्योंकि उसको तैरना है, उसको स्विम करना है, उसको काफ़ी समय तक जो है चलना है। इसलिए सबसे पहले उसका जो भार है उस भार को कम किया जाता है। और भार कम करने के लिए जो है इसमें से जल है और बाकी और भी चीज़ें जो कोशिकाओं में पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ निकाली जाती हैं। केवल जो है डीएनए और कुछ आनुवांशिक पदार्थ है प्लस माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्रोसोम है, यही रखा जाता है। और बाकी कोशिका द्रव्य भी है वो सूख कर एक झिल्ली के रूप में आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी आकार की है
तो स्पर्मेटेड गोल होता है, जबकि शुक्राणु अगर हम मनुष्य की बात करें तो यहाँ पर चम्मच जैसी आकार आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। दो चीज़ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो जो सिर भाग बनता है और दूसरा जो इसका मध्य भाग बनता है। तो सबसे पहले अगर हम सिर भाग देखें तो उसे हम बोलते हैं एक्रोसोम, और ये जो एक्रोसोम है ये किससे बनता है? गोल्जी काय। आपने कोशिका में पढ़ी कि बहुत सारी गोल्जी काय होती हैं, तो वो सारी गोल्जी काय इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर एक सर्किल सा बनाती हैं, और वो जो सर्किल है वो बहुत सारे चक्रों में बनता है, और उसके बीच में पहले छोटी छोटी रिक्तिकाएँ बनती हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं आकार में, और बढ़ने के बाद में इसके ऊपर एक टोपी जैसी संरचना बना लेती हैं, और इसके अंदर एक्रोसोमल कण होते हैं। अब ये जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इनसे एक विशेष प्रकार का हार्मोन, या आप उसको एंजाइम कह सकते हैं, रिलीज होता है जिसे बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। ये आपके कई बार आता है, और ये इसका मुख्य कार्य होता है कि अंडे को भेदना, अंडे को तोड़ना या भेदना, और इसी एंजाइम के द्वारा होती है। और अगर अपन विशेष देखें तो मनुष्य में हाइलुरोनिडेज ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम इम्पॉर्टेंट होता है। शुक्राणु इसी की सहायता से जो है अंडे के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले एक्रोसोम है वो विभाजित होता है, और विभाजित होने के बाद में एक टोपी जैसी संरचना बनाता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद में अपने पास में दूसरा है वो है तारक केंद्र। आपने तारक काय पढ़ा है कि कोशिका में केंद्रक के ऊपर होता है, और ये विभाजन के समय भी विभाजित होकर उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव बनाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि ये दोनों मिलके जो है यहाँ पर दो भागों में विभक्त हो जाएंगे, और एक समकोण में, जिसे अपन जो ऊपर वाला सेंट्रोसोम होगा या सेंट्रियोल होगा उसे अपन बोलेंगे समीपस्थ यानी प्रॉक्सिमल, और जो दूसरी तरफ होगा उसे हम बोलेंगे दूरस्थ या डायस्टल। तो दो आपको केंद्रकों के रूप में ये दिखाई देंगे, और इनके जैसे कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर या तरकु तंतु बनते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ तंतु बनेंगे, और उन तंतुओं को हम बोलेंगे एक्सियल या अक्षीय तंतु। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक तरह से आप देख लो कि जो पूंछ होती है उस पूंछ के तैरने में या स्विम करने में सहायक होते हैं। तो ये इनका यहाँ इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो एक्रोसोम बन गया, फिर इसके दोनों तारक केंद्रक भी हो गए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि इस पूरी क्रिया में जो ऊर्जा है या जो एनर्जी है वो किससे दी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया से दी जाती है। तो कोशिका में जितने माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया इसके मध्य भाग में इकट्ठे होते हैं और इसको एनर्जी देते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की भी अभी जब आप शुक्राणु की संरचना है तब आप देखोगे तो वो भी आपको जिगजैग के रूप में या तिरछे आपको दिखाई देंगे, और ये ऊर्जा देने का काम करेंगे। और जितना आनुवांशिक पदार्थ है वो आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर जो सिर भाग होता है उस सिर भाग में इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होने के बाद में जितने भी क्रोमोसोम वगैरह हैं वही या गुणसूत्र हैं वही केवल निषेचन के द्वारा यहाँ पर अंदर एंटर करते हैं। बाकी चीज़ें कहाँ रहती हैं? बाहर ही रह जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब ये देखो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह किस मतलब हालांकि जो पहली वाली क्रिया थी वो आपको अंड जनन में भी मिलेगी, लेकिन शुक्र कायंत्रण आपको केवल इसमें मिलेगा, और ये प्रोसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज अपने को इतना करा दिया। अब कल मैं इसमें जो है शुक्राणु के का निर्माण या ये मान के चलो कि थोड़ी सी इसकी स्ट्रक्चर वगैरह कराऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।